प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है इनका नाम है दिव्यम बोहरा। ये है मेरता रोड राजस्थान से। ये कुंडली कमेंट के माध्यम से मैंने चुनी है। आप लोग भी अपने सवाल के साथ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अवश्य ही कार्यक्रम में लिख दिया करिए। और जो बैनर शनिवार को सामने जाता है वहां पर भी लिख देने से आपकी कुंडली चुनी जाती है, पर वो मैं खुद चुनता हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनका सवाल विवाह और सरकारी नौकरी को लेकर के है। दिव्यम बोहरा जी, याद रखिएगा आपके ऊपर ज्योतिष के जितने भी सूत्र होंगे वो लागू नहीं होंगे, और सारे सूत्र आपकी कुंडली में लागू होते भी नहीं, और सभी सूत्र अलग अलग कुंडलियों के लिए होते हैं। अलग अलग कुंडलियों पे अलग अलग अप्लाई भी होते हैं। इसके साथ साथ आपके ज्योतिष के जितने भी समाधान होते हैं वो आपको, जो भी मैं बताऊंगा वो आपको तभी आपके पास लगेंगे जब आपकी श्रद्धा ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में बनी रहेगी या बनी हुई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनकी कुंडली में इनका जन्म कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को हुआ है। अब मैं आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में जन्म कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि का होगा वो चंद्रमा शुभग्रह माने जाएंगे। और जब चंद्रमा शुभग्रह होते हैं तो जातक को धनवान बना देते हैं। इसके अतिरिक्त उसका मन पवित्र होता है, उसकी बुद्धि बुद्धिशाली और बुद्धिमान होती है, वो ज्ञान से संपन्न होता है, उसकी वाणी पवित्र होती है, उसका आचरण सदाचरण से युक्त रहता है। इसके अतिरिक्त वो अपने सामाजिक पद और प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर और स्वस्थ होता है। इसके अतिरिक्त उसका चिंतन हमेशा ही उसे उत्कृष्ट बनाने की कोशिश में लगा रहता है। इनकी कुंडली में इनका जन्म दक्षिणायन में दिखा रहा है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रखने की आवश्यकता होगी। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से अपना आत्मबल बना करके रखने की बात होगी, और कभी भी चारित्रिक हीनता की स्थिति न बने, इस वजह से अपने आप को हमेशा ही रीचेक करते रहने की आवश्यकता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शोभन योग में जन्मे हैं। शुभायमान, विद्वत जन और विद्वान, विद्वत परिषद, विद्वत लोगों के बीच में रह करके अपनी जीविका चलाने वाला, श्रेष्ठ और सांभ्रांत लोगों से युक्त होकर के जीवन जीने वाला और उनसे ही मैत्री रखने वाला होता है। ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण सात्विकता, धर्म, शास्त्र, वेद, पुराण, पाठ आदि आदि क्षेत्रों का अध्ययन अध्यापन करने वाला, गुणकारी होता है और सभी से हमेशा ही मित्रता करने वाला और अपने धर्म शास्त्रों में विश्वास रखने वाला होता है। ये बात एक और भी समझने वाली है कि आपकी कुंडली का जो प्रभाव है वो गुरु से प्रभावित होगा। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति ज्ञान देने का काम कर सकता है, समृद्ध हो सकता है, किसी भी तरीके से अपने चरित्र को कमजोर नहीं कर सकता है, नैतिकीय तत्वों से समझदार और जिम्मेदार भी होता है। सात्विकता के साथ साथ राजसिक गुणों का प्रवाह भी जीवन में बना रहता है। यह आपकी कुंडली का पंचांग है। तो आपकी कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या रही कि आपकी कुंडली का चंद्रमा बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित है और ये लग्न में ही बैठे हैं गुरु के साथ। लग्न आपकी कुंडली में 5 डिग्री का ठीक है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का लग्न है। लग्न के अधिपति गुरु लग्न में ही बैठे हैं और राशि बनी है मीन की, जिसके ऊपर अभी 7.5 का प्रभाव है, क्योंकि शनि मकर से कुंभ में आए हैं तो इस राशि को 7.5 लगी है। लग्न में गुरु के बैठने से जातक बुद्धिमान तो होगा ही, साथ ही साथ गंभीर और चरित्र से युक्त होता है। लग्न में चंद्रमा पड़ जाने से पत्नी का प्रेमी और निश्चल भावापन्न होता है। इसके साथ साथ अगर लग्न में गुरु और चंद्रमा का संयोग बनेगा तो व्यक्ति बुद्धिशाली होने के साथ साथ धार्मिक और बहुत सारी चीजों का प्रणेता होता है। चंद्रमा मीन के, जिसके ऊपर 7.5, इस वजह से सबसे पहले तो आपको इस कुंडली के लिए बजरंगबली को मनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति होकर के नीच के बैठे हैं और उनका नीच भंग मंगल के केंद्र में आने से हो जा रहा है। इसके साथ साथ अष्टम भाव के अधिपति भी यहीं बैठे हैं और 6वें भाव के अधिपति भी बैठे हैं। अब जरा विचार से, तो अष्टम भाव के अधिपति शुक्र और 6वें भाव के अधिपति सूर्य, मंगल भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठना, मतलब भाग्य भाव के अधिपति का संबंध इस कुंडली के लिए जो मारक नहीं होते हैं, बड़े अच्छे भाव के अधिपति होते हैं। मंगल इस कुंडली के लिए बड़े अच्छे होंगे। गुरु से केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में, शुक्र से केंद्र में,
सूर्य से गुरु केंद्र में, ये कुंडली को संतुष्ट बनाएगी। और वस्तुतः ये जो योग बना हुआ है, इतने सारे ग्रहों का एक दूसरे से केंद्र में होना, ये कई प्रकार के राजयोगों का निर्माण करने के साथ साथ उन्हें भंग करने का भी काम करेगा। अष्टमेश और षष्ठेश जहां बैठेंगे वहां नौकरी तो दे देंगे, आपकी कुंडली में नौकरी का योग बना भी हुआ है, और साथ ही साथ ये परेशानी भी देते हैं, माता के स्वास्थ्य को चिंतित करते हैं, और आपको भी कभी कभी आसानी से किसी पे भरोसा करके बाद में चल करके उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस वजह से कभी भी भरोसा करने से बचें। और आपके घर में कई बार बाहर से बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा, पर जैसे जैसे उसके सन्निकट कोई व्यक्ति पहुंचेगा तो आपके घर का कलह उसे दिख जाता है। ये ना होने दीजिएगा। कभी भी अपने विवाह के बाद भी अपने घर के पर्यावरण को जितना ज्यादा हो सके संतुलित और सुरम्य बना करके रहने की कोशिश करने की आवश्यकता होगी। गुरु और बुध का एक दूसरे को देखना ये बहुत अच्छी बात होगी। और यहाँ पे शनि और सूर्य का एक साथ बैठना, जहां शनि का प्रभाव पंचम भाव को प्रभावित करेगा, सूर्य और राहु का प्रभाव भी पंचम भाव को प्रभावित करेगा। यहां पे पंचम भाव की स्थिति थोड़ी कमजोर होगी, लेकिन इस भाव के अधिपति इसको देख लेंगे, इस वजह से पंचम भाव सुधर भी जाएगा। यो यो भावो स्वामी दृष्टो युतो हुआ, तो इस भाव का अधिपति इसे देख रहा है। एक और अन्य ग्रह गुरु के साथ सूर्य की दृष्टि है, पर उसके साथ शनि भी देख रहे हैं, जो इस कुंडली के लिए सप्तमेश होते हैं। तो सप्तम भाव के अधिपति एकादशवें में बैठे और पंचम को देख रहे हैं, और पंचम भाव पे गुरु की अपनी राशि बनी है और गुरु उसको देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य का प्रेम तो है, दाम्पत्य का सुख तो है, पर वहां पे संतान उत्पत्ति में बाधाएं उपस्थित ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और पत्नी आपको प्रेम करे, पर उसमें कोई भी शर्त ना लगाए, क्योंकि पीछे शुक्र बैठे हैं तो दाम्पत्य और माता का सुख बहुत अच्छा रहेगा। और यहां पे केतु का प्रभाव है, पर गुरु की दृष्टि है, इस वजह से यहां भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। पर इस भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में उच्च के 12वें भाव से नहीं 6वें भाव में बैठे हैं। इस कारण से कभी कभी व्यक्ति को जीवन में आलस्य का भाव तो नहीं होता, पर दुश्मनों से सुरक्षा भी होती रहती है। वहां पे व्यक्ति कभी भी किसी से लड़ेगा तो हारेगा भी नहीं, जीतेगा ही जीतेगा। पत्नी नौकरी करने वाली भी मिल सकती है, और उस मंगल पे चंद्रमा का प्रभाव, स्वग्रही चंद्रमा, उच्च के मंगल, ये योग चतुर्थ भाव को बड़ा अच्छा बना देगा। पर ध्यान से समझिएगा, मंगल की दृष्टि यहां भी जा रही है, जो इस भाव के अधिपति राहु के साथ बैठने के कारण कभी कभी मतभेद की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं, या फिर आपका काम कभी भी रुकेगा नहीं, ये भी बात बोल देता हूं। पर निसंदेह राहु की दृष्टि शुक्र पे है, जिसके कारण पत्नी व्ययशील, व्यय से युक्त और कामातुर होने वाली मिल जाती है। ये कुंडली यहां पे गुरु और चंद्रमा को लेकर के बैठी है, यहां मंगल, यहां शुक्र और शनि, और यहां पे सूर्य। निश्चित रूप से आपकी कुंडली में यहां जो योग मैं देख रहा हूं, यहां जो योग मैं देख रहा हूं, और जो स्थिति यहां देख रहा हूं, यह सरकारी क्षेत्र में अच्छे पद को दिलाने वाली और श्रेष्ठ पदों का भोक्ता व्यक्ति को बना देती है। धन भाव में नीच के शनि का नीच भंग मंगल के द्वारा होना, मंगल और सूर्य दोनों का प्रभाव दशम स्थान पे ये सरकारी क्षेत्र का भाव प्रदर्शित करेंगे। इस भाव के अधिपति केंद्र में, इस वजह से व्यक्ति चिरंतन होता है और लक्ष्मी संपन्न होता है। अपने पैरों पर खड़ा होकर के कोई भी काम करना चाहता है। किसी का दिया हुआ उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, जब तक कि वो खुद से कोई भी काम ना कर ले। लक्ष्मी संपन्न होने के साथ साथ स्वाभिमानी हो जाना, यह जातक का एक नैसर्गिक गुण रहेगा। भाग्य भाव के अधिपति का चतुर्थ में बैठना, शुक्र के साथ बैठने से, जो जन्म कुंडली के अष्टम के साथ साथ तृतीय के भी अधिपति होते हैं, यह भाग्य में कमजोरी का कारण बनेगा और कई बार व्यक्ति के माता के साथ संबंधों को कमजोर करने का एक प्रभाव दिखा देता है। इसके अतिरिक्त चल अचल संपत्ति में भी कभी कभी व्यक्ति को दिक्कत होती है। हालांकि शनि और मंगल का संबंध चतुर्थ भाव पे पड़ने के कारण व्यक्ति चल अचल संपत्ति का सुख अवश्य ही भोगता है और उसका भोक्ता बन जाता है। ये इतनी सारी चीजें हैं। केंद्र में सूर्य और द्वितीय भाव में शनि, इसका प्रभाव व्यक्ति को देर से नौकरी मिलने के योग बनेंगे, विवाह विलंब से न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। वाणी गलती न बोले, झूठ न बोले, मांसाहार न खाए और जितना ज्यादा हो सके सुंदर बनने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता और बहुत ज्यादा चंचल होने के प्रभाव यहां पे देख रहा हूं। अपने आप को और भी ज्यादा गंभीर बनाने की आवश्यकता है, अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। विलक्षण है आप, प्रभावशाली हैं, क्योंकि लग्न में ही गुरु और चंद्रमा का योग अद्भुत बना रहा है। ये गज केसरी का प्रभाव आपको संपूर्णतया इस कुंडली में मिलेगा। लग्न बली होगा, लग्नेश बलवान होंगे,
पर लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में अगर लग्न में नहीं बैठे होते तो ये कुंडली कमजोर हो जाती, पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति माता का सुख भी भोगेगा और माता की सेवा भी करेगा। पिता का प्रभाव जातक के ऊपर ज्यादा बढ़िया है और पिता का सुख व्यक्ति भोगेगा भी, क्योंकि इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में त्रिकोण में बैठ रहे हैं तो ये एक राजयोग बनाएंगे। मंगल त्रिकोण के अधिपति होकर के धन में बैठ रहे हैं या सुख में बैठ रहे हैं, ये अलग प्रकार का राजयोग बनेगा। हंस योग गुरु बनाएंगे, गज केसरी चंद्रमा और गुरु बनाएंगे। इसके साथ साथ चंद्रमा और शुक्र का दाम्पत्य सुख योग बनेगा। भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि से देखे जा रहे हैं, जो इस कुंडली का 12वें भाव का अधिपति है। अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठने के कारण कभी कभी भाग्य में कमजोरीपन का एहसास ना हो, इस वजह से व्यक्ति को बजरंग बली की पूजा हमेशा ही करनी चाहिए। इस कुंडली में अंक 3 बहुत अच्छा रहे, दिशा उत्तर पूर्व बहुत अच्छी रहे, राशियां कर्क और वृश्चिक बहुत अच्छी रहे और दिन गुरुवार और बुधवार का बहुत अच्छा रहे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में दिन बुधवार का नहीं गुरुवार का बहुत अच्छा रहे। इस कुंडली के आधार पर मैं इतनी बात कहता हूं कि शुक्र बहुत बढ़िया बैठ रहे हैं दिग्बल क्षेत्र में। मंगल और सूर्य का यहां बैठना आपको घर से कई बार दूर भी ले जा करके रखेगा, लेकिन घर का ध्यान व्यक्ति करता रहता है। मंगल के साथ शुक्र का बैठना, जो इस भाव के अधिपति हैं शुक्र, पेट में गड़बड़ी ना हो, पेट कमजोर ना हो, हृदय क्षेत्र परेशान ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। गैस्ट्रिक पेशेंट आप ना बने, इसका भी ध्यान रखना होगा। राहु की दृष्टि दशम स्थान पे ये ठीक होगी कुछ कुछ मामलों में। राहु की दृष्टि एकादशवें भाव के बाद 12वें भाव पे ये भी ठीक होगा। राहु की दृष्टि यहां पे, इस वजह से ये थोड़ी सी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। शनि राहु केतु मंगल का प्रभाव जब द्वितीय भाव पे पड़ेगा, क्योंकि मंगल की राशि बनी है, नीच के शनि बैठे हैं और राहु की दृष्टि है, तो तीनों पापग्रह का प्रभाव हो गया। तो शनि मंगल राहु और केतु का प्रभाव धन भाव से, धन देर से आए, और अगर जो विलंब की स्थिति बन रही है तो वो नीच के शनि के कारण बन रही है। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ आदि आदि करने से इस कुंडली को बचाया जा सकता है। दाम्पत्य आपकी कुंडली में बिल्कुल ठीक है, गुरु वर्ग उत्तम है, गुरु हर जगह बहुत अच्छे हैं। आपकी कुंडली में अच्छे पद की नौकरी का योग बना हुआ है। अभी आपकी कुंडली में दशा भी खराब नहीं चल रही है। कोशिश करिए कि आपको नौकरी 2027 के अप्रैल से पहले मिल जाए। 4 साल का वक्त आपके पास है। इसके अतिरिक्त भी अगर आप चाहें तो 1 वर्ष आपकी कुंडली में और भी बनेगा, जो प्रतियोगिता में थोड़े बहुत 28 का मध्य या 27 बीतने के बाद 28 का वर्ष, 1 साल पूरा 29 के अप्रैल मार्च तक का योग बढ़िया बन रहा है। मतलब आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। विवाह जब कभी भी करना होगा तो मिथुन और मीन और साथ ही साथ कन्या राशि की जातिकाओं से किया जा सकता है। विवाह की दिशा उत्तर बहुत अच्छी रहे और पूर्व बहुत अच्छी रहे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर धन कमाने की बारी आए तो आप पश्चिम और उत्तर में जा सकते हैं विवाह के बाद धन कमाने, या कभी भी। आपकी कुंडली में धन भाव थोड़ा कमजोर मुझे अवश्य ही दिख रहा है, पर निश्चित रूप से मंगल के केंद्र में होने के कारण वो ठीक भी हो रहा है। हालांकि वो कई बार घर में कलह का वातावरण भी तैयार करेगा। कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा बना हुआ है। आपको 100% आपकी कुंडली में नौकरी का योग है। आप लग करके मेहनत करिए। सूर्य को अर्घ, ओम आदित्याय नमः का जप, सूर्य के 12 नामों का स्मरण और किसी मंदिर का दर्शन, ये सब करना इस कुंडली को लाभदायक बनाएगा। आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति यहां बैठे हैं, इस वजह से कभी कभी गड़बड़ी पैदा करेंगे। 12वें भाव के अधिपति धन भाव में बैठे हैं, ये कभी कभी गड़बड़ी पैदा करेंगे, जिसके कारण शनि और शुक्र की दशाओं में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। वैसे आपकी कुंडली में मंगल, सूर्य, गुरु, चंद्रमा ये ठीक है, पर बुध के पंचम भाव में अकेले होने का प्रभाव आपको संतान में दिक्कत कर सकता है और वस्तुतः कई बार आपकी बुद्धिमत्ता को हरित कर लेता है, हरण कर लेता है। जो काम जब पड़े तो वो चीज याद नहीं रहती या वो भूल जाता है। इस वजह से अगर हो सके तो ओम महापुरुषाय नमः का स्मरण हमेशा ही करते रहें और यही आपको फायदा दे सकता है, जो आपके कंसंट्रेशन के लेवल को बढ़ाएगा और निश्चित रूप से आपको रेगुलर भी करेगा। यह आपके काम की बात है। भवन भूमि का सुख आपकी कुंडली में है और निश्चित रूप से आपकी कुंडली में मंगल की दशा और बुध की दशा इसमें सहायक सिद्ध हो सकती है। अगर कुछ भी नया काम करना हो तो आप गुरु और चंद्रमा की दशा का इंतजार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में दशाओं में शुक्र, गुरु, शनि, चंद्रमा, मंगल, सूर्य, बुध किसी भी ग्रह की दशा कमजोर नहीं जाएगी। हालांकि आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को बल देने की आवश्यकता मैं महसूस करूंगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की जो डिग्री बनी है वो थोड़ी कमजोर बनी है। तो इसका अर्थ है कि सूर्य को अर्घ और किसी मंदिर का दर्शन
आपको बहुत ज्यादा लाभान्वित कर सकता है। बल वगैरह में अगर देखूंगा तो गुरु के पास बहुत बढ़िया होगा, शुक्र के पास बहुत बढ़िया बल है, और इसके बाद कम से कम कुछ हद तक अगर बात कहूं तो शनि के पास भी ठीक ठाक बल है। शनि भी आपकी कुंडली में अगर यहां बैठे हैं, हालांकि उनका नीच भंग नहीं होता तो और भी वो कमजोर हो जाते, पर उनका नीच भंग राजयोग लगा हुआ है। कई प्रकार के राजयोग बने हैं। गुरु चंद्र के केंद्र में होने से सरकारी नौकरी के लिए सूर्य बहुत बढ़िया होंगे। छठवें भाव के अधिपति चतुर्थ में बैठे हैं, ये नौकरी का योग बनाएगा। भाग्य भाव के अधिपति का केंद्र में आना, ये त्रिकोण राजयोग बनाएगा। आदि आदि चीजें ऐसे बन रही हैं और इसे बहुत अच्छा कह सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।